गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज से हम लोग 10th क्लास का जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले जो वीडियो डलाया है वो ऑब्जेक्टिव वीडियो था। और आज से चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिश्रण वाला वीडियो होगा शुरू से लेकर, क्योंकि चैप्टर 6 सबसे टफ माना जाता है 10th क्लास में। 10th क्लास में 6 नंबर चैप्टर सभी बच्चों के लिए टफ होता है, लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, मतलब कि इस अंदाज से पढ़ेंगे कि आप लोग को बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं लगेगा। और इसको हम लोग आज से पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक का शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन जब पूरा पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपको बता देंगे कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि इसके बाद जब आप कंपटीशन में जाइएगा या फिर आगे वाले उच्च कक्षा में पढ़िएगा तो उसमें इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो पढ़ेंगे पूरा, लेकिन साथ साथ बताते चलेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस त्रिभुज ज्योमेट्री के ज्योमेट्री, पूरा मैथ में एक ज्योमेट्री पार्ट होता है, उसी का एक भाग क्या होता है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इस त्रिभुज में हम लोग 9th क्लास में सर्वांगसम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास में समरूप पर फोकस करते हुए पढ़ाया गया है। समरूप, इस त्रिभुज में समरूप के बारे में बताया गया, समरूप आकृति, सिर्फ त्रिभुज में समरूप आकृति के बारे में बताया गया। जबकि 9th में हम लोग सर्वांगसम पढ़ के आए हैं, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। तो पढ़ते हैं, आप लोग बताइए, आप लोग बता भी सकते हैं। एक होता है समरूप और एक क्या होता है, सर्वांगसम। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको ये बताना है। उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है। समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है, सबसे पहले पेट कर समझते हैं। कोई भी चीज, यहाँ पर क्या लिखा बताओ, सम। सम मैंने क्या होता है, बराबर। सम मैंने होता है बराबर, और रूप मतलब रूप जानते ही हैं आपका, रूप जो होता है। तो सम मैंने बराबर और रूप मैंने क्या, रूप। जिसका रूप बराबर हो, यानी ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ रूप पर फोकस किया गया हो, यानी रूप बराबर होना चाहिए, उसे क्या बोल दिया गया, समरूप। लेकिन थोड़ा सर्वांगसम में आते हैं। सर्वांगसम में क्या होता है, सर्व। सर्व में होता है सभी, सर्व में क्या होता है, सभी। और वांग में होता है भुजा, वांग में क्या होता है, भुजा। और सम में क्या होता है, बराबर, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सर्व में होता है सभी, वांग में क्या होता है, भुजा, और सम में क्या होता है, बराबर। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप अपना फोटो खिंचवाने गए और एक फोटो बना, और जब फोटो आपको मिला तो आप मान लीजिए छोटा फोटो हो सकता है, बड़ा फोटो हो सकता है। अगर एक ही साइज के फोटो है एक समय में ही, यही नहीं कि आप बचपन का फोटो ले लिए और 55 का फोटो ले लिए, ऐसा नहीं। एक ही समय का फोटो जब आप खिंचवाए और उसका जो मिलता है 8-9 कॉपी जो आपको मिलता है, जितना कॉपी बोले उतना कॉपी जो आपको मिला, तो उसमें सभी में आप ही दिखेंगे। सभी में क्या देंगे, आप ही दिखेंगे। मतलब सबक में क्या है, रूप क्या है, समान है। सब में रूप क्या है, समान है। तो ये क्या हो गया, समरूप। लेकिन क्या बताइए कि उस फोटो में जो है आपका प्रत्येक बाह उतना ही आकृति का होगा जितना अगला फोटो में होगा, यानी सबकी बाहें भी क्या होगी, इसमें समान होगी। तो वो सर्वांगसम भी है, यानी वो आकृति समरूप भी है और वो क्या है, सर्वांगसम भी है। लेकिन एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कि एक छोटा सा फोटो बनवा लीजिए और उसी का बड़ा रूप बनवा लीजिए, ताकि आप अपने रूम में चिपका सकें, ताकि आप हीरो तनी अलग से ही दिखे। तो दो गो आकृति हो गया, दोनों में आपका ही चेहरा है, तो रूप क्या है, समान है। रूप क्या है, समान है। तो रूप जब समान है तो क्या हो गया, समरूप। लेकिन क्या बताइए, इसमें बाहें समान है, नहीं। इसमें होगी छोटी छोटी बाहें, इसमें होगी बड़ी बड़ी बाहें। इसमें होगा छोटा छोटा आंख, इसमें होगा बड़ा बड़ा आंख, यानी कि आपका बाह समान नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। रूप तो समान है पर बाहें समान नहीं है, तो समरूप तो होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन एक ही आकृति का फोटो, ये भी छोटा वाला और ये भी छोटा वाला, इसका रूप समान है, इसका रूप क्या है, समान है, ये समरूप भी होगा। लेकिन इसका बाहें भी समान है, आंखें भी समान है, सब कुछ समान है, तो ये सर्वांगसम भी होगा। समझे कि नहीं। तो जब रूप के साथ साथ बाह भी समान हो तब क्या होगा, सर्वांगसम। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ रूप समान होना चाहिए।
बात समझ में आ गया? ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल रूप से समझाना। लेकिन इस तरह नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में। आपके मैथमेटिक्स में क्या होगा, तथ्य होगा, उस तथ्य को लिखते हैं। वो तथ्य कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। किसी भी आकृति के, किसी भी आकृति के, देखो क्या होता है, कोई भी आकृति हो तो उस आकृति में क्या होता है, एक भुजा होता है और एक क्या होता है, कोण होता है। जैसे मान लेते हैं हम ट्रायंगल लेते हैं, इसमें क्या है, भुजा है और क्या है, एंगल है। हम क्या लेते हैं, चतुर्भुज लेते हैं, इसमें क्या होता है, भुजा है और क्या है, कोण है। हम पंचभुज लेते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या है, भुजा है और क्या है, कोण है। तो किसी भी आकृति में क्या क्या चीज होता है, दो चीज, एक भुजा होता है और एक क्या होता है, कोण होता है। एक भुजा होता है और एक क्या होता है, कोण होता है। तो आपको जो है इस दोनों को मद्देनजर रखते हुए इस दोनों में अंतर क्या आता है ये मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट ये होता है कि समरूप उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक संगत कोण बराबर हो। क्या हो, प्रत्येक संगत कोण बराबर हो। संगत, प्रत्येक, प्रत्येक संगत कोण क्या हो, बराबर हो। प्रत्येक संगत कोण क्या हो, बराबर। आप बताओ सर्वांगसम में क्या होगा, सर्वांगसम में भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होगा, प्रत्येक संगत कोण बराबर हो, इसमें भी होगा। दूसरा पॉइंट आइए, इसमें क्या कहता है, इसमें भी संगत कोण बराबर होगा, इसमें भी संगत कोण बराबर होगा। हम बताएं अभी कि किसी भी आकृति में क्या होता है, कोण होता है और भुजा होता है। तो कोण दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सा कोण, संगत कोण। संगत का मतलब अभी समझाएंगे फिगर से, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल चुका था कि बाहें भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा बताओ तो, प्रत्येक संगत भुजा, प्रत्येक संगत भुजा भी क्या हो, बराबर हो। प्रत्येक संगत भुजा भी क्या हो, बराबर हो। समझ में आया कि नहीं, प्रत्येक संगत भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सर्वांगसम का कंडीशन क्या हो गया, प्रत्येक संगत कोण बराबर, प्रत्येक संगत भुजा बराबर। इधर आते हैं, इधर भुजा बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि जब भुजा बराबर हो जाएगा तो फिर तो सर्वांगसम में हो जाएगा। इसमें होगा कि प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। क्या हो, प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात बराबर, प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात, क्या चीज, अनुपात बराबर हो। प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, इसको दूसरा रूप में हम आप बोल सकते हैं कि भुजा क्या हो, समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती। समानुपाती मतलब समान अनुपात का हो, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हम फिगर बनाते हैं, एक फिगर ये बनाए, ठीक है, एक फिगर बनाए। अब ये फिगर तो आपको मालूम है क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। अब हम इसका नाम लेते हैं ए बी सी, इसका बोल दिए पी क्यू आर। ये मान लेते हैं कि ये है 5 का, ये है 4 का, और ये है मान लेते हैं 7 का, ठीक है। ये भी 5 का, ये भी 4 का, और ये भी 7 का। आप थोड़ा सा इसको देखिए, एंगल ले लेते हैं, एंगल मान लेते हैं ये है 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री, ये है 50 डिग्री, और ये है क्या है 70 डिग्री। तो 1 मिनट 80 नहीं, ये हो जाएगा 100। त्रिभुज के तीनों को जो कितना होता है 180, तो 30 माने ये 50 में, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। ये भी कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 100। तो देखिए अब आपको जो है इस दोनों में तुलना कीजिए, दोनों कौन सा आकृति है, समरूप है कि सर्वांगसम। आप देखेंगे, चेक कीजिए समरूप का कंडीशन क्या है, प्रत्येक संगत कोण बराबर होना चाहिए। आप देखेंगे कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो कोण तो बराबर हो गया, मतलब पहला कंडीशन लागू। अगर पहला कंडीशन समरूप का लागू हुआ है तो पहला कंडीशन सर्वांगसम का भी लागू हुआ है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन बोल रहा है प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
अगर हम ए बी लेते हैं तो ए बी का मान कितना है 5, ए बी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे इसके संगत यहाँ पे क्या लिख रहा है बताओ तो पी क्यू, तो पी क्यू का मान भी कितना है 5, और बोला इसका अनुपात, ये इसका अनुपात होगा। अगला लेते हैं, अगला लेते हैं ए सी, ए सी कितना दिया बताओ तो 4, तो इसका संगत लेते क्या चीज पी आर, तो पी आर कितना दिया है बताओ तो 4, इसका अनुपात, ठीक है। अब बच कर गया बताओ तो बीसी, बीसी कितना 7, और यहाँ पे कितना क्यू आर, क्यू कितना 7, इस सब का अनुपात, अनुपात ले लिए, क्या ये बराबर है। देखिए तो भाई जब इसको आप काटिएगा ना तो ई भी हो जाएगा 1/1, ए भी हो जाएगा 1/1, और ए भी हो जाएगा 1/1। तो यही तो बोल रहा था कि कोण तो बराबर होना चाहिए, लेकिन भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अनुपात बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब ये दोनों आकृति समरूप हो गया। क्या हो गया? समरूप हो गया। अब इधर चेक करते हैं, पहला कंडीशन तो बराबर था, वो तो बराबर था ही। दूसरा कंडीशन क्या था कि प्रत्येक संगत भुजा बराबर होना चाहिए। आप देखो तो यहाँ पे 5 है तो ए बी क्या है 5 बराबर है 5, यानी कि ए बी भुजा जो है पी क्यू के क्या है बराबर है 5 है। उसी तरह ए सी भुजा जो है वो किसका पी आर के बराबर है, कितना 4, ये कितना 5। उसी प्रकार बी सी भुजा जो है क्यू आर भुजा के बराबर है, यानी कि 7 बराबर है। मतलब दूसरा कंडीशन भी लागू हो गया। इसका मतलब ये क्या है, सर्वांगसम भी है। क्या है? सर्वांगसम भी है। इसका मतलब ये आकृति ऐसा है कि जो समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। फिर कहिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है। हमने जानबूझ के एग्जाम्पल दिया कि जो समरूप भी हो जाए और क्या हो जाए सर्वांगसम भी हो जाए, समझे कि नहीं? लेकिन हम फिर अब अगला एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको साबित होगा कि समरूप कहाँ पे हो पा रहा है और कहाँ पे नहीं हो पा रहा है, सर्वांगसम कहाँ पे हो पा रहा है और कहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे समझ में आया? इतना इधर समझ आया कि नहीं? इसमें हमने कैसे चेक करना है? कोण तो दोनों में एक समय चेक करना है, लेकिन इसमें अनुपात चेक करना है, और जबकि इसमें भुजा का बराबर चेक करना है, भुजा को बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो चालू करते हैं अगला पॉइंट। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि समरूप और सर्वांगसम में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि समरूप है, कैसे पहचानते हैं कि सर्वांगसम है। अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल दिए थे वो ऐसा एग्जाम्पल था कि जो समरूप के लिए भी था और सर्वांगसम के लिए था। वो आकृति समरूप भी आकृति था और सर्वांगसम भी आकृति था। क्यों? क्योंकि उसके प्रत्येक कोण तो बराबर दोनों में होते ही है, लेकिन जो डिफरेंस पैदा करता है कि समरूप में संगत भुजाएं अनुपात बराबर होता है, जबकि सर्वांगसम में भुजा बराबर होता है। ये दोनों कंडीशन उसमें लागू था। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। इसमें देखते हैं, आप इसमें थोड़ा देखिए कि इसमें क्या क्या बराबर है। सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। आप देखेंगे कि कोण ए किसके बराबर है, कोण ए किसके बराबर है? इसका नाम दिया गया था पी क्यू, पी क्यू आर एस। तो ये जो है कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के कितना बराबर है? 105 डिग्री। उसके बाद देखेंगे कि कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के कितना 100 डिग्री। और कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के कितना 70 डिग्री। और कोण डी किसके बराबर है? कोण एस के 85 डिग्री। आपको इस जो लिखे हैं ना, इस प्रत्येक लाइन समझना चाहिए। प्रत्येक मतलब हुआ प्रत्येक। संगत कोण का मतलब होता है कि आप कहेंगे कि ए किसका संगत है? पी का। बी किसका संगत है? क्यू का। ए नहीं कह सकते कि ए जो है ए, आप कह सकते कि एस के बराबर है, नहीं। तो ए जो है एस के संगत नहीं है। ए संगत किसका है? पी का, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। तो जो कोण बराबर होता है ना, वो कोण उस कोण का क्या होता है? संगत कोण कहलाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा था? संगत। तो ए कोण किसका संगत है? क्यू का, पी का। बी किसका? क्यू का। सी किसका? आर का। डी किसका? एस का। तो सभी संगत कोण क्या है? आपस में बराबर। पहला चीज लागू हो गया। तो पहला चीज समरूप में लागू हुआ तो सर्वांगसम में भी लागू हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पे कि क्या इसकी भुजा बराबर है? आप देख के बताइए तो इसकी भुजा बराबर नहीं है। यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर है, इसमें कहीं भी खोजिएगा 2.1 सेंटीमीटर नहीं है। और जैसे भुजा बराबर नहीं है वो सर्वांगसम हो सकता है? नहीं, क्योंकि सर्वांगसम में भुजा का बराबर होना जरूरी है। तो सर्वांगसम तो हो ही सकता है, तो क्या समरूप हो गया? नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा कि
समरूप का जो कंडीशन है वो लागू करता है कि नहीं करता है? समरूप कंडीशन क्या है कि उसका अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं भुजा का अनुपात। अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं क्या लें, अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ए बी, क्या लेते हैं ए बी, तो ए बी बटा में इसका अनुपात क्या है पी क्यू, पी क्यू लेते हैं, तो ये कितना है, ये है 1.5 अब बट्टे में क्या है 3, ये है। उसके बाद आगे लेते हैं, अगर हम लेते हैं, चाहे हम पूरा भुजा को लेते हैं आराम से, पूरा एक में लेते हैं ए बी बटा पी क्यू, उसके बाद लेते हैं मान लो बी सी, तो क्या लेंगे उधर, उधर क्या लेंगे क्यू आर, क्या ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे बताओ तो सी डी, सी डी बराबर आर एस और इज इक्वल टू डी ए बराबर में क्या एस आर एस पी, ये बराबर है। ये अगर बराबर होगा अनुपात, ये बराबर होगा तब वो समरूप होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, मान रखकर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये भुजा अगर का अनुपात बराबर होगा तो वो क्या होगा तब समरूप होगा, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, ए बी का मान क्या दिया हुआ है 1.5, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 3, देखते हैं इस पर चेक करते हैं। बीसी का मान कितना दिया हुआ है, बीसी का 2.5 और उसके बाद में क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5। उसी प्रकार सीडी का मान कितना दिया हुआ है 2.4 और उसके बाद में आर एस का मान कितना दिया है 4.8। उसी प्रकार डी ए का मान कितना दिया हुआ है 2.1 और एसपी का मान कितना दिया हुआ है। अब इसको हम काट कर देखते हैं, ऐसे तो दिखाई देगा कि बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन काट कर देखते हैं कि क्या बराबर है कि नहीं। किसी को भी देखने से पहले काटते हैं उसको, ठीक है, उसको छोटा रूप में करते हैं, सरल रूप में। एक अंक में दशमलव तो ये हट जाएगा, ये दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव अगर ऊपर नीचे रहता है तो उसको हम इजिली हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, ये हट गया, ये हट गया, इससे इससे ये हट गया, इससे ये हट गया, एक अंक बाद ये भी, एक अंक बाद ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब देखिए 15 दूनी 30, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 21 दूनी 42, यानी सबका ऊपर हो गया 1 और नीचे क्या हो गया 2, ठीक है। यानी 1/2, 1/2, 1/2, यानी सभी क्या होंगे बराबर हो गए। क्या बराबर हुआ, अनुपात बराबर हुआ, और जब अनुपात बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं समरूप। तो इसमें एंगल भी बराबर है, अनुपात बराबर है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये दोनों आकृति आपस में क्या है समरूप है, क्या है समरूप। जबकि सर्वांगसम नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी बाहें बराबर नहीं, बराबर नहीं। अब अभी 2 और एग्जांपल लेते हैं आपको बढ़िया समझाने के लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, दूसरा एग्जांपल आप ध्यान से देखिए और इसको बताइए कि ये समरूप है या सर्वांगसम है या फिर क्या है, या ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं, पहला हमारा काम होता है एंगल चेक करना, लेकिन एंगल तो दोनों डिनोट करता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये जो साइन अगर दिया होता है ना इस तरह, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, क्या बोलते हैं 90, सब 90 है, सब क्या है 90। ये तो पहला का साबित हो गया कि सबका एंगल क्या है बराबर, और ये साबित करता है कि समरूप भी हो सकता है और सर्वांगसम भी हो सकता है, क्योंकि पहला कंडीशन क्या हो गया लागू। अब लागू करना है दूसरी का कंडीशन, सर्वांगसम होने के लिए सभी बाहें बराबर होना चाहिए। क्या इसकी सभी बाहें, इसकी सभी बाहें बराबर हैं, यानी एक बाहें दूसरे बाहें के बराबर है नहीं, ये 3 है तो कितना है शायद 2, तो बाहें बराबर है 3 3 तो 3 3, लेकिन 2 बाहें क्या है बराबर नहीं, तो इसलिए ये सर्वांगसम नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वांगसम में प्रत्येक भुजा प्रत्येक दूसरे आकृति के भुजा क्या होती है बराबर होना चाहिए, तो इसलिए सर्वांगसम नहीं हुआ। अब आया बात किसका, समरूप का। समरूप में अनुपात बराबर होता है, तो देखते हैं अनुपात बराबर होने के लिए जो यहाँ पर ए बी है वो नीचे क्या है बताओ तो, ए बी यहाँ पे है और नीचे क्या है पी क्यू इज इक्वल टू, उसके बाद में बी सी बटा में क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बटा में आर एस इज इक्वल टू डी ए बटा में एस पी।
ये सभी बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, समरूप। अब बराबर नहीं हुआ तो समरूप भी नहीं होगा, नहीं कहलाएगा ना। तो हम चेक करते हैं ए बी बताओ, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, इज इक्वल नहीं देंगे, पर देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। बीसी बताओ, बीसी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जबकि क्यू आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सीडी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जबकि सीडी यानी एस आर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में बताओ डीए कितना दिया हुआ है, डीए 3 सेंटीमीटर बट्टे में एसपी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हम बोले थे कि बराबर देखने से पहले इसको काट कर छोटा करते हैं, सरलतम रूप में करते हैं। बताइए ये आपस में कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। आप काटिएगा तो जीरो वहां भेज कर काट सकते थे, जैसे सेंटीमीटर सब में है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सब में काट देते हैं, हटा देते सब में से सेंटीमीटर हटा दें, सब में ऊपर नीचे सेंटीमीटर क्या हो गया, कट गया, मतलब कि क्या हो गया, हट गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दशमलव को जब हटाते हैं ना, तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो ऊपर देते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर हमको देना पड़ेगा। यहाँ पर दशमलव तो है नहीं, यहाँ पर दशमलव हटेगा, 1 अंक है तो 1 जीरो ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब काटिएगा तो क्या होगा 5 6 30, अब 5 7 35, लेकिन जब ये करेगा क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ 5 6 30 5 7 35, 3 एकम 3 3 एकम 3, कोई दिक्कत। तो आप देखेंगे कि 6/7 है और ये 1/1 है। क्या ये 6/7 1/1 के बराबर है, ये बराबर नहीं है। फिर उसी प्रकार आएगा 6/7, क्या ये बराबर होगा, नहीं। फिर उसके बाद 1/1 आएगा, क्या ये बराबर होगा, नहीं। इसका मतलब सभी अनुपात आपस में बराबर नहीं, इसलिए ये समरूप भी नहीं। तो ये आकृति सर्वांगसम तो है ही नहीं, क्योंकि बाह्य बराबर था ही नहीं, लेकिन अनुपात भी बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप भी समरूप नहीं है। किस आधार पे, भुजा का अनुपात बराबर नहीं हुआ उसके आधार पे, कोई दिक्कत। अब हम आप कहिएगा कि भुजा के आधार पर बता रहा है, कोण के आधार पर बता ही नहीं रहा है। अब एक एग्जांपल देते हैं कोण के आधार पे, कि कोण के आधार पर हम कैसे साबित करेंगे कि यह समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला एग्जाम्पल, अभी तक हमें 2 एग्जाम्पल बताया। एक एग्जाम्पल में ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें वो आकृति समरूप भी था और सर्वांगसम भी था। दूसरे आकृति में हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखे कि जो आकृति हम लोग लिए थे उसमें क्या था, वो सर्वांगसम नहीं था लेकिन समरूप भी नहीं था। किसके आधार पर, क्योंकि भुजा का अनुपात बराबर नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आपके पास तीसरा आकृति का मतलब जोड़ा है। इसमें देखिए, इसमें आप देखिएगा तो भुजा कितना है 1/2.1, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4.2 यानी कि 4.2, ठीक है 4.2। तो आप देखेंगे कि भुजा तो बराबर नहीं है, भुजा बराबर है, तो भुजा जब बराबर नहीं है तो सर्वांगसम होगा, नहीं होगा। लेकिन भुजा का अनुपात बराबर है, सबका दुगुना है, 2.1 का दुगुना है, यानी कि दूसरिका कंडीशन लागू करता है कि भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर हो। लेकिन दूसरिका कंडीशन से पहले पहला कंडीशन तो लागू कर लीजिए। पहला कंडीशन क्या था, एंगल बराबर होना चाहिए। इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, जबकि यहाँ पे प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं है, समझे। यहाँ पे प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है, ये आपको झुकाव से ही मालूम चल रहा है, हालांकि दिया नहीं है लेकिन झुकाव से ही मालूम है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ये यहाँ प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पर बताइए जब एंगल पहला दोनों कंडीशन दोनों में था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत जब कोणे बराबर नहीं है तो क्या दोनों चीज हो पाएगा समरूप या सर्वांगसम, नहीं हो पाएगा। तो ये भी आकृति समरूप नहीं है या सर्वांगसम भी नहीं है। किसके आधार पे, कोण के आधार पर। अगर कोण बराबर होता तो ये समरूप हो जाता, क्यों, क्योंकि अनुपात क्या था, बराबर, दुगुना था सबका। समझ में आ गया। अब ये आपका कंसेप्ट हो गया समरूप और सर्वांगसम में। इसके बाद थोड़ा सा और कंसेप्ट है उसको बताएंगे, उसके बाद आपका 6.1 एक्सरसाइज सभी सॉल्व कराएंगे यही अभी, ठीक है।
हो गया। अभी तक हम लोग समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझ गए होंगे। एक बार फिर से थोड़ा बताइए, समरूप किसे कहेंगे? जिनकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर। यानी भुजा क्या, भुजा सॉरी सॉरी प्रत्येक कोण क्या होगा? बराबर। प्रत्येक कोण क्या होगा? संगत कोण। संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। समूह क्या होगा? बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है कि अनुपात क्या हो? बराबर हो। ठीक है, सम माने बराबर, अनुपात मतलब अनुपात, अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। जबकि सर्वांगसम में क्या था? पहला कंडीशन कि कोण क्या होना चाहिए? इसमें भी बराबर। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था? कि भुजा क्या होना चाहिए? भुजा भी होना चाहिए बराबर, भुजा भी होना चाहिए बराबर, यही ना था। अब एक चीज समझिए ध्यान से, जिसका जिसका भुजा बराबर होगा, जिस भी कोई भी आकृति ले लेंगे, और जब दो आकृति की संगत भुजाएं बराबर होगी तो उसका अनुपात अपने आप बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्योंकि भुजा जब अनुपात बराबर होगा तो हम जब उसको उतना उतना लेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा? एक। तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये है, इसका 5 5 5 5 है, दूसरा आकृति भी है और इसका भी कितना है? 5 5 5। ठीक है, तो इसकी भुजा क्या है? बराबर है। भुजा क्या है? बराबर है। तो भुजा तो बराबर हो गया, तो क्या इसका अनुपात बराबर है कि नहीं है? है। देखिए तो 5/5 कीजिएगा, 5/5 कीजिएगा, 5/5 कीजिएगा, 5/5 कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? सब में काट कर 1/1 आ जाएगा। आएगा नहीं? तो ऐसे ही बराबर दिख रहा है। तो जो भुजा बराबर होती है तो उसका अनुपात अपने आप क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि जितना सर्वांगसम आकृति है, पहला कंडीशन तो लागू हो गया, कौन कौन बराबर। आज जब भुजा बराबर हो रहा है तो अनुपात अपने आप बराबर हो जा रहा है। यानी कि जितना सर्वांगसम है समरूप हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई आकृति में सर्वांगसम का गुण विद्यमान है तो वो समरूप अपने आप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर्वांगसम का गुण विद्यमान कब होगा? जब उसके कोण बराबर होंगे और भुजा बराबर होंगे। जबकि समरूप क्या खोजता है? कोण बराबर, वो तो मिल गया उसको। अनुपात बराबर, तो जब भुजा बराबर होगी तो उसका अनुपात बराबर अपने आप हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? जितना सर्वांगसम होगा वो समरूप हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्या ये उल्टा संभव है? उल्टा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुपात अगर बराबर हो, अगर अनुपात 1:1 है तब तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन अनुपात का मतलब 1:1 ही थोड़ा ना होता है। अनुपात का मतलब ये भी हो सकता है कि एक आकृति ऐसे है और एक आकृति ऐसे है। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लेते हैं 2 है 2 है 2 है 2 है, यहाँ पर क्या है? 5 5 5 5। तो इसका अनुपात कितना है? 2/5 2/5 2/5 2/5। तो यहाँ पे अनुपात तो बराबर है, लेकिन क्या भुजा बराबर है? नहीं। इसमें है 2, इसमें क्या है? 5, भुजा बराबर नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जितना सभी समरूप होगा वो सर्वांगसम नहीं है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी समरूप सर्वांगसम हो सकता है? क्यों? क्योंकि अनुपात जो है ना वो हमेशा बराबर बराबर तो अनुपात होता है, लेकिन बराबर अनुपात का मतलब ये नहीं हुआ कि भुजा बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि क्या सभी सर्वांगसम समरूप होंगे, तो ये बात क्या होगा? होंगे। ये बात सही है, क्योंकि जितना भी भुजा का बराबर होंगे उसका अनुपात अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। तो एक लाइन लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। क्या लिखिएगा बताइए? सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। इस लाइन को नोट बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। कभी नोट बनाकर लिखिए कि सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है? समरूप होती है। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। समझ में आया बात? एक बार फिर से समझा दें। बात यह है कि जब भुजा बराबर होंगे तो अनुपात अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर्वांगसम अगर कोई आकृति होगा तो समरूप अपने आप हो जाएगा।
लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है, क्योंकि अगर अनुपात बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो भुजा क्या हो, बराबर। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद इस पर आधारित इस चैप्टर का 6.1 का क्वेश्चन देते हैं आपको बनाना है, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 6.1 में पहला नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, डैश के जगह पर भरना है, सर्वांगसम होते हैं या समरूप, ये आपको बताना है। आपको मैंने बताया था कि सर्वांगसम और समरूप का कंडीशन क्या होता है। जब आप सर्वांगसम देखते हो तो पहला देखते हो कि कोण बराबर हो रहा है कि नहीं, संगत कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या देखते हो कि भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। या फिर समझदारी रूप में हम आपको बताए थे कि जो सेम आकृति के रूप में दिखता है उसे बोलते हैं सर्वांगसम। सेम होना चाहिए, है ना, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं सर्वांगसम। जबकि समरूप में क्या होगा कि इसमें कोण बराबर होना चाहिए लेकिन भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती मैंने उसका अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, न कि भुजा, समझे। इसका समझाई क्या बताया थे कि रूप क्या होता है, सेम होगा लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक फोटो बनाते हैं और सेम आकार का फोटो बनाते हैं, तो सेम आकार का फोटो अगर सब रहे तो वो उसमें सभी आप ही दिखेंगे, तो समरूप दिखेंगे। सबकी साइज भी सेम होगी तो वो क्या होगा, उसकी बाहें भी क्या होगी, बराबर होगी, तो क्या हो जाएगी, वो समरूप भी होगी और क्या होगी, सर्वांगसम भी होगी। लेकिन एक फोटो छोटा आकार का और एक फोटो आप बड़ा आकार का बना देंगे तो उसमें दोनों में रूप तो सेम दिखाई देगा, लेकिन उसमें सभी आकार जो है, भुजाएं जो है अलग अलग होगी, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, क्या वो क्या होगा, समरूप होगा। उसमें रूप समान होगा लेकिन भुजाएं सेम नहीं होगी, भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी, एक छोटा होगा और क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो समरूप तो हो जाएगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो सर्वांगसम में भुजाओं का बराबर होना यानी कि आकृति का रूप दोनों सेम टू सेम होना बराबर होना चाहिए। दूसरा रूप में समझ सकते हैं कि जब दो आकृति को एक दूसरे के ऊपर रखें और वो एक दूसरे में समा जाए तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। लेकिन अगर वो समाय नहीं, एक जैसा दिखे लेकिन वो एक समाय नहीं, तो वो किस रूप में जाएगा, समरूप। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो आते हैं देखते हैं आप वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं। तो अगर हम वृत्त खींचते हैं तो आप खींचने के लिए आप इतने तरह वृत्त भी खींच सकते हैं, देखो तो आप सबको देखोगे ना तो सब जो है रूप सेम दिखेगा, सब गोला गोला की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन सबका आकार क्या है, अलग अलग। ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। जबकि सर्वांगसम क्या कहता है कि सबका रूप क्या होना चाहिए, रूप तो बड़ा होना, रूप तो सेम होना चाहिए, साथ में उसकी आकृति भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एक दूसरे पर रखने पर समा जाना चाहिए। क्या इसको एक दूसरे पर समा पाएगा, नहीं समा पाएगा, इसलिए क्या ये सर्वांगसम हो पाएगा, नहीं, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन सबका रूप गोलाकार टाइप का है, वृत्त जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, समझ में आया होगा, समझा बता रहा है ताकि इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप बता सके। अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग डैश होते हैं, फिर उसी तरह वर्ग के कंडीशन में लागू होता है। वर्ग आप बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, आप इस तरह बना सकते हैं, आप थोड़ी सी बड़ा बना सकते हैं, आप और बड़ा भी बना सकते हैं, समझे। तो आप देखेंगे कि सब दिखेगा वर्ग के रूप में, रूप क्या है, समान है, लेकिन इसकी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग। जबकि सर्वांगसम में क्या होता है, भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होना, बराबर भी हो सकती है लेकिन बराबर नहीं भी तो हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर तो बोला सभी, क्या बोला है, सभी बोला है, तो कुछ बराबर हो भी सकती है, कुछ बराबर नहीं भी हो सकती, तो यानी कि ये सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सभी बाहें इसकी बराबर नहीं होगी, समझा कि नहीं, रूप तो बराबर होगा लेकिन बाहें बराबर नहीं होगी। समरूप में क्या होता है, उसमें रूप भी बराबर होना चाहिए, रूप तो सेम होना चाहिए, साथ में भुजाएं क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अगर आप वर्ग का किसी भी वर्ग का अनुपात लोगे, किसी भी वर्ग का अनुपात लोगे दो वर्ग का, तो उसका अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर। जैसे मान लो इसको ले लिए हम 1 1 1, इसको ले लिए मान लो 2 2 2, इसको मान लेते हैं हम, लेते हैं 9 9 9 9। आप देखिए, आप इसका तुलना कीजिए तो क्या होगा, सबका अनुपात आएगा 1/9 1/9 1/9, है ना। इसका तुलना क्या आएगा, सबका अनुपात आएगा 1/2 1/2। आप अगर इसका तुलना करें तो क्या आएगा, सबका आएगा 2/9 2/9, आएगा ना।
तो अनुपात में से क्या आएगा, बराबर आएगा। और रूप तो दिख रहा है वर्ग की जैसा, तो मतलब ये दोनों कंडीशन लागू करता है, इसका मतलब क्या हो गई, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग कोण के आधार पर होते हैं, बाह के आधार पर होते हैं, है ना, जैसे कि समद्विबाहु, समबाहु, विषम बाहु, न्यून कोण सब होता है कि नहीं होता है। तो बोल कर रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है दोनों त्रिभुज, समद्विबाहु और समबाहु। अब ध्यान से एग्जाम्पल लेकर देख लो, आपको ऐसा दिमाग में आ गया होगा कि क्या आंसर होगा। एक फिर एग्जाम्पल देते हैं, आप बताओ, अब इसको मिटा देते हैं, इसको क्या बताते हैं, आप बताओ, यहाँ पे समद्विबाहु लोगे तो ए हो गया, मान लो कि समबाहु लेते हैं, ये लेते हैं 3 3 3, समबाहु, समबाहु का मतलब समझते हो ना, सम मतलब बराबर, बाह मतलब भुजा, सभी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जबकि समद्विबाहु का सम मतलब बराबर, दू मतलब दो, बाह मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होगी क्या होगा, समद्विबाहु। तो देखो दोनों में से चूज करना हमको एगो, देखो यहाँ पे 3 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 5 5, कि दोनों त्रिभुज आपस, दोनों त्रिभुज खुद में खुद क्या है, समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु। इसका सब भुजा क्या है, 3 3 है, इसका सब भुजा क्या है, 5 5। इसका जब अनुपात लेंगे, इसका रूप तो समबाहु समबाहु की तरह दिखेगा, जब इसका अनुपात लेंगे तो सबका कितना आएगा, 3/5 3/5 3/5, तो अनुपात तो बराबर हो गया, इसका मतलब ये समरूप होगा। तो ये जब भी जो भी लेंगे, अब इसके जब आप 3 जगह पर कुछ भी ले लीजिए, आप यहाँ मगर 30 ले लीजिए, यहाँ मगर 50 ले लीजिए, तभी अनुपात कीजिएगा तो अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं, आपस में क्या है, समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन हमको साबित ये भी करना है कि समद्विबाहु क्या होता है, समरूप। सभी समद्विबाहु समरूप होते हैं कुछ, लेकिन सभी समद्विबाहु समरूप नहीं होते, इसको भी साबित करना है। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखो, ये ले लेते हैं 6, ये 6, और ये लेते हैं 4, ये लेते हैं मान लेते हैं 7 7, और ये लेते हैं 5। अब बताओ, इसकी दो भुजाएं बराबर है, इसकी भी दो भुजाएं बराबर है, लेकिन जब अनुपात लीजिएगा तो ई होगा 6:7, ई होगा 6:7, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 4:5। क्या सभी अनुपात बराबर हुए, नहीं हुए। इसका मतलब सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो बताइए सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। क्या आएगा यहाँ पे, समबाहु, समबाहु हमारा यहाँ पे आंसर होगा। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन कंडीशन दिया है कि जब भुजाओं का दो त्रिभुज है, तो भुजाओं के समान संख्या हो। बहुभुज का मतलब हो गया कि कितना त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। मैंने कौन सा भुजा है, मैंने जितना भी भुजा लेंगे, एगो लेंगे जिस आकृति में जितना भुजा हो, दूसरा आकृति में भी उतना ही भुजा लेंगे। अगर त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज, चतुर्भुज लेंगे तो चतुर्भुज, पंचभुज लेंगे तो पंचभुज, समझे कि नहीं। तो आप बताओ, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, इसका कंडीशन क्या है। हम आपको दो कंडीशन बताए थे, क्या बताए थे, संगत कोण बराबर, समरूप का पूछ रहा है, ये समरूप यही कंडीशन था, संगत कोण बराबर, असंगत भुजाएं क्या चीज, समानुपाती। तो वही यहाँ पूछा है, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये नहीं बताया है। उनकी संगत भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना। तो बताइए ये किसका आंसर हो जाएगा, पहला का, और आंसर किसका हो जाएगा, दूसरा का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको बताया है कि कुछ समरूप आकृति के बारे में आप एग्जाम्पल दीजिए, कि कोई कुछ आकृति, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो समरूप है, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि समरूप नहीं है। हम लोग शुरुआत से ही इसके एग्जाम्पल बहुत से पढ़ चुके हैं, आप अपने मन से देखा दीजिएगा। अब लास्ट तीसरा, इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वो 2 आकृति दिया हुआ है, उस दोनों आकृति में से आपको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो हम उस क्वेश्चन को दे रहे हैं, आपको उसको घर से कर मतलब कमेंट करना है, ठीक है। तो 6.1 का ये 3 नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा नंबर क्वेश्चन पहचानना है, उसको मैंने सिखाया है, आपको खुद से करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, और इसको बताना है कि ये समरूप है या नहीं। ये आपका किताब का क्वेश्चन है, ये समरूप है या नहीं, इसको आपको जांच करके जितना हम बताए हैं वीडियो में समझदारी के साथ आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। फिर हम अगला वीडियो पढ़ेंगे कल हेल्थ पर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम में पूरा पूरी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप कल हम लोग पढ़ेंगे थेल्स पर में। तब तक के लिए जय हिंद।